साक्षात्कार एक बड़ी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विधा हिंदी साहित्य की आज बन गई है। हम नित्य प्रति विद्युतीय माध्यमों में, टेलीविज़न, रेडियो या अब तो कंप्यूटर, इंटरनेट पर भी हम देख सकते हैं कि अनेक हस्तियों के व्यक्ति विशेष अपने अपने क्षेत्र में, अनुशासनों में विशिष्ट पहचान और स्थान रखने वाले व्यक्तियों के इंटरव्यू, उनके साक्षात्कार हमें नित्य प्रति स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। साक्षात्कार लेने वाला भी अपनी प्रश्न शैली से, प्रश्न पूछने के अंदाज से प्रसिद्ध हो जाता है। टेलीविज़न पर हम आपकी अदालत में इस तरह के इंटरव्यूज़ देखते रहे हैं। अन्य अनेक समय, संदर्भ, स्थितियों को ध्यान में रखकर हम चर्चा करें। खेलों के प्रसिद्ध व्यक्ति और व्यक्तित्व का साक्षात्कार, सिनेमा के, नाटक के, संगीत के, और इसी तरह से मान लीजिए कोई विधि के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई समाज विज्ञान के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को, ऐसी हस्तियों को बुलाकर उनका इंटरव्यू प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम और विद्युतीय माध्यम इनके लिए जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में, क्योंकि भारतेंदु युग में साक्षात्कार, हिंदी में साक्षात्कार विधा का शुभारंभ हुआ था और एक स्वतंत्र विधा के रूप में उसकी पहचान बन गई थी। आगे चलकर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी युग आया तो हमने देखा कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री विष्णु दिगंबर पुलस्कर से एक बड़ी महत्वपूर्ण भेंट वार्ता हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ली थी। संगीत अनुशासन के विशेषज्ञ होने के साथ साथ गुलेरी जी ने पुलस्कर जी से संगीत विषयक अनेक प्रश्न पूछे थे और आगे चलकर वह साक्षात्कार संगीत की धुन शीर्षक से सितंबर माह सन 1905 में समालोचना पत्रिका के अंक में प्रकाशित भी हुआ था। तो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के चर्चित साक्षात्कार यह प्रकाश में आते थे। फिर उन प्रकाशित साक्षात्कारों पर विद्वत समाज में चर्चा परिचर्चा होती थी। धीरे धीरे साक्षात्कार विधा लोकप्रिय होने लगी। इससे साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों ही व्यक्तियों को ख्याति मिलने लगी। इन दोनों की साक्षात्कार के विषय संबंधी विशेषज्ञता का बोध पाठक और दर्शक जगत को होने लगा। साक्षात्कार लेने वाले विशेषज्ञ को भी इस व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन और कृतित्व संबंधी अनेक पक्षों पर शोध करके ही अपनी प्रश्नावली तैयार करने का अवसर मिलता है। सर्वप्रथम तैयार की गई प्रश्नावली में यथासंभव सभी महत्वपूर्ण पक्ष और आयाम ले लिए जाते हैं। फिर प्रश्नों में से प्रश्न, उत्तर में से प्रश्न, ये आगे सिलसिला जारी रहता है। अगर इंटरव्यू देने वाले, साक्षात्कार देने वाले ने कोई उत्तर दिया, फिर उस उत्तर में से एक प्रश्न पैदा हो गया तो प्रश्न कर लिया। इस तरह से यह क्रम, यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। उसमें इंटरव्यू में जो विषय विशेष ध्यान में रखकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिस उद्देश्य के कारण साक्षात्कार लिया जा रहा है, उस उद्देश्य पर केंद्रित साक्षात्कार होना चाहिए, प्रश्न होने चाहिए। 2-4 प्रारंभिक साक्षात्कार जब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तो हिंदी जगत के अनेक रचनाकार इस विधा क्षेत्र में गतिशील होने लगे। बनारसीदास चतुर्वेदी हिंदी के स्थापित समर्पित रचनाकार रहे हैं। उन्होंने अपने समय की प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका विशाल भारती के सितंबर माह सन 1931 और जनवरी माह सन 1932 के अंकों में अनेक साहित्यिक हस्तियों के लिए साक्षात्कार प्रकाशित किए। तो इस तरह की जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, वो साहित्य जगत या संगीत जगत या अन्य कला पक्षों की दुनिया में जो लोग काम कर रहे थे, उनके इंटरव्यूज छापने लगे। बनारसीदास चतुर्वेदी ने रत्नाकर जी से बातचीत प्रेमचंद के साथ 2 दिन,
जैसे लोकप्रिय साक्षात्कार लिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो उद्धव शतक जैसी प्रसिद्ध ब्रजभाषा लिखित रचना के सृजक हैं, उन रत्नाकर जी से बनारसीदास चतुर्वेदी ने इंटरव्यू लिया। प्रेमचंद के साथ 2 दिन जैसे लोकप्रिय साक्षात्कार, ये भी इसी बात का प्रमाण है। आगे चलकर कथा सम्राट प्रेमचंद ने भी सन 1933 में इस समय की उभरती कहानीकार उषा देवी मित्रा का साक्षात्कार लिया था, किंतु यह साक्षात्कार आमने सामने ना होकर पत्राचार के माध्यम से लिया गया था। पत्राचार से साक्षात्कार लेने वाला साहित्यकार एक प्रश्नावली बनाकर विशेषज्ञ के पास भेज देता है और साक्षात्कार देने वाला उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वापस भेज देता है। इस तरह के साक्षात्कार का सिलसिला पहले भी चलता था, आज भी कुछ कुछ चलता है। अधिकांशतः आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, अब तो टेलीफोन से भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। मोबाइल से, टेलीफोन से या सोशल मीडिया के माध्यमों से, इंटरनेट से दूर दराज देश विदेश में बैठे हुए व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए जा सकते हैं और हम देख सकते हैं लिए जाते हैं। तो यह जो डाक द्वारा, कोरियर द्वारा उत्तर लिखकर भेजने का सिलसिला है प्रश्नावली का, यह पहले तो बहुत पॉपुलर था, बहुत लोकप्रिय था। आज भी हम इसे नकार नहीं सकते। इस तरह के साक्षात्कार की सीमा यह होती है कि जो प्रश्न लिखे गए हैं उन्हीं के उत्तर प्राप्त होंगे, जबकि आमने सामने बैठकर लिए गए इंटरव्यू में प्रश्नों में से प्रश्न निकलते हैं और दिए गए उत्तरों में से भी प्रश्न पैदा होते हैं और इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति सामने बैठे हुए व्यक्ति से प्रश्न के अंदर से निकलने वाले प्रश्नों के उत्तर भी लेता है। किंतु पत्र व्यवहार द्वारा भी साक्षात्कार होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। आज आधुनिकता और मशीनीकरण के कारण साक्षात्कार रिकॉर्डिंग से, कैमरे से, ईमेल आदि से भी होने लगे हैं। इस नई व्यवस्था से समय की बचत तो होती ही है। प्रेमचंद ने उषा देवी मित्रा से लिए गए साक्षात्कार में कहानी विषयक उनके विचार, साहित्य की अवधारणा एवं उद्देश्य आदि से संबंधित विचार आदि पर चर्चा की थी। इससे पाठकों को साहित्यकार की रचना प्रक्रिया, उसके उद्देश्य आदि की जानकारी सीधे सीधे प्राप्त होती है। एक रचनाकार कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में, नाटक के बारे में क्या सोचता है, एक रचनाकार कहानी की महत्ता और प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर क्या सोचता है। साक्षात्कारकर्ता जब एक ही व्यक्ति के अनेक साक्षात्कार क्रमशः या धारावाहिक रूप में लेता है तो उन एकाधिक साक्षात्कारों को संकलित कर पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित करता है। जैसे जैनेन्द्र के विचार शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एक ही व्यक्ति विशेष, किसी फील्ड, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ, उसके हमने धारावाहिक क्रम में 7, 8, 10 इंटरव्यू ले लिए, साक्षात्कार ले लिए, फिर उन सब का संग्रह करके उसे एक पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कर दिया। तो जैनेन्द्र के विचार शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। सन 1938-39 में प्रभाकर माचवे ने जैनेन्द्र जी से और प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अनेक साक्षात्कार लिए थे। इन दोनों प्रतिष्ठित रचनाकारों की साहित्य साधना, उनकी सोच या दर्शन, साहित्य के उद्देश्य आदि पर प्रश्न पूछे गए और वो साक्षात्कार अक्टूबर 1939 में वीणा पत्रिका के अंक में प्रकाशित भी हुआ। साक्षात्कार को रोचक, ज्ञानवर्धक, सूचना संपन्न, मनोरंजक, व्यंग्यात्मक, चुटीला बनाने की कला, शैली से शब्द चयन एवं बिंब विधान से उस साक्षात्कार को इस तरह तैयार और प्रस्तुत करता है कि पाठक अभिभूत हो जाता है। यह कथ्य के स्तर पर भी होता है और अभिव्यक्ति के स्तर पर भी होता है। यानी भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इंटरव्यू लेने वाले के प्रश्नों की भाषा और इंटरव्यू देने वाले के उत्तरों की भाषा। एक मर्यादा तो भाषा की रहती है। प्रभाकर माचवे जी ने रामचंद्र शुक्ल का साक्षात्कार जब प्रकाशित कराया
तो उसकी चुटीली, व्यंग्यात्मक और हास्य विनोद से भरपूर विश्व प्रधान भाषा, बिंब प्रधान भाषा का उदाहरण हम देख सकते हैं। उन्होंने लिखा, भूरी अधकटी मूछों के छप्पर के नीचे एक स्थिर गंभीर मुस्कुराहट, मोटे चश्मे के ऐनक और घनी भौहों के नीचे ज्ञान के गुरुत्व से भरी भरी सी आंखें, गदबदा बदन, ढीला ढाला अंग्रेजी लिबास और सादा रहन सहन, फिर सिर पर रुपहले केशों का विरल अधिराज्य। ये एक तरह का रेखाचित्र शैली में लिखा गया साक्षात्कार है। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम परिचय कराते हैं जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, उससे पाठकों दर्शकों को अभिहित या अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं, तो ऐसे रेखाचित्र शैली, स्मृति बिंबों का बखूबी बोध उनके माध्यम से होता है। साक्षात्कार लेने वाला भी जब साहित्यकार ही होता है तो प्रस्तुति और भी रोचक, मोहक, बिंबात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक बनती चली जाती है। सन 1941 में साधना पत्रिका का एक अंक साक्षात्कार विशेषांक ही निकला था, प्रकाशित हुआ था। मार्च अप्रैल सन 1941 के इस संयुक्तांक का संपादन डॉक्टर सत्येंद्र ने किया था। लोक भाषा और लोक साहित्य के जो प्रतिष्ठित विद्वान रहे सत्येंद्र जी। इस भेंट वार्ता में विशेषांक से ही साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो गया। ये जो भेंट वार्ता विशेषांक निकला, इसमें साक्षात्कार को एक स्वतंत्र, बहुत ही प्रसिद्ध विधा बना दिया। साधना पत्रिका के सभी विशेषांक में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने भदंत आनंद कौशल्यायन का जो साक्षात्कार लिया था वह प्रकाशित हुआ, और श्री चिरंजीलाल एकाकी ने महादेवी वर्मा का जो साक्षात्कार लिया था वह भी प्रकाश में आया। आगे चलकर सन 1947 में हंस पत्रिका, जिसके संपादक प्रेमचंद रहे, उसके अंतर्गत पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। यह भेंटवार्ता श्री नरोत्तम नागर द्वारा ली गई थी। 5वें दशक में कवि दर्शन शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिलीशरण गुप्त आदि रचनाकारों के साक्षात्कार संकलित और प्रकाशित हुए। इस पुस्तक में भेंट वार्ताकार थे बेनी माधव शर्मा। इन्हें मुकुंद देव शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। सन 1952 में हिंदी साक्षात्कार की दुनिया में एक अन्य अत्यंत चर्चित भेंटवार्ता विषयक पुस्तक प्रकाश में आई। यह थी डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत पुस्तक मैं इनसे मिला। इस पुस्तक में श्री पद्म सिंह शर्मा ने कहानीकार, कवि और समालोचकों के साक्षात्कार लिए। इसमें कुल 18 इंटरव्यू संकलित हैं। एक ही पुस्तक में हम कहानीकार का इंटरव्यू, कवि का इंटरव्यू, समालोचक का इंटरव्यू, नाटककार का इंटरव्यू, इस तरह से हम ले सकते हैं। 18 इंटरव्यू का संकलन एक ही पद्म सिंह शर्मा ने तैयार किया। 2 भागों में विभक्त इस पुस्तक में भाग 1 के अंतर्गत बाबू गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, ऐसे स्थापित लेखकों के इंटरव्यू संकलित हुए। जबकि भाग 2 में इंद्र विद्या वाचस्पति, राधा राय कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जैनेन्द्र यशपाल, दिनेश नंदिनी डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर आदि से भेंटवार्ताएं ली गईं और उनका संग्रह किया गया। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने अधिकांश साहित्यकारों से जो प्रश्न पूछे हैं वो लगभग एक से ही हैं, अर्थात एक सी प्रश्नावली के आधार पर तैयार किए गए। कुछ रचनाकारों ने नए या अलग प्रश्न भी पूछे हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में लिए जाने वाले साक्षात्कारों में भी एक साथ 2 या 3 विद्वानों को बैठाकर इंटरव्यू लिया जा सकता है। हम एक ही विषय पर, एक ही मुद्दे पर 2-3 लोगों का इंटरव्यू लेते रहें, पूछते रहें
कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं, इस विषय में आपकी क्या ओपिनियन या मत है, और इस तरह से हम उसको इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। एक ही तरह के प्रश्न या अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। अगर हम 10 या 12 या 15 लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं तो प्रश्नों का अंदाज, शैली एक ही हो सकता है सबसे, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे साक्षात्कारों में तुलनात्मक निष्कर्ष भी निकालकर सामने रखे जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना कला के हस्ताक्षर भी साक्षात्कार विधा की महत्वपूर्ण रचना है। सत्यार्थी जी ने साहित्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, कलाकार, चित्रकार आदि हस्तियों से साक्षात्कार लिए थे, जिनमें गद्य की अनेक विधाओं का गुण भी आ गया है, जैसे संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, निबंध आदि। डॉक्टर रणवीर रांगरा की 2 पुस्तकें इस अनुशासन की महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। सृजन की मनोभूमि सन 1968 और साहित्यिक साक्षात्कार सन 1978। इस तरह वीरेंद्र कुमार गुप्त कृत समय और हम, रामावतार कृत समय, समस्या और सिद्धांत, सुरेश सिन्हा कृत हिंदी कहानी और फैशन, शरद देवड़ा कृत 7 कथा लेखिकाएं और कथा नायिकाएं एवं एक आलोचक की नोटबुक, माजदा असद कृत मेरी मुलाकातें 1977 में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत अपरोक्ष 1989 में, अमृता प्रीतम कृत शौक सुराही 1989 में, मनोहर श्याम जोशी कृत बातों बातों में 1983 में, कमल किशोर गोयनका कृत अभिमन्यु अनंत एक बातचीत 1985 और जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के 1985। ये पुस्तकें प्रकाश में आई, चर्चा में आई, और ऐसी अनेक रचनाएं इस विधा और अनुशासन में ससम्मान लिखी और पढ़ी जाती रहीं। इन सभी रचनाकारों ने अपने अपने क्षेत्र या अनुशासन के रचनाकारों के भीतर और गहरे उतरकर प्रश्नों के उत्तर निकलवाए, जो मार्गदर्शक बने। इंटरव्यूअर या इंटरव्यू लेने वाले के पास ये कला होती है या होनी चाहिए कि वह जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है उससे वह सब जो कुछ पूछना चाहता है उनके उत्तर उससे निकलवाए, सीधे या प्रकारांतर से ऐसे प्रश्न करे जिससे वो बाध्य हो जाए कि उन प्रश्नों का उत्तर उसे देना हो। साक्षात्कारकर्ता भी जब स्वयं साहित्यकार होता है या उस क्षेत्र का विशेषज्ञ ज्ञाता होता है, जिस क्षेत्र के विद्वान विशेषज्ञ से वह साक्षात्कार ले रहा है, तो निश्चित ही उन विशेषज्ञों हस्तियों की चेतन अवचेतन से, हृदय की गहराइयों से, मनोमस्तिष्क की सहज उपस्थिति से अपने प्रश्नों के उत्तर वो निकलवा लेता है। उसी से उस विशेषज्ञ की मानसिकता का, उसकी रचना धर्मिता का, उसकी रचना की प्रेरणा का, उसकी रचना की प्रक्रिया का, कठिनाइयों और चुनौतियों का समाधान खोजने और उद्देश्य तक पहुंचने के जुनून का बोध होता है। यदि साक्षात्कार लेने वाला अध्ययनशील है, शोध वृत्ति से संपन्न है, उसे क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी रखता है, तो वह विशेषज्ञ कलाकार या साहित्यकार से बहुत उपयोगी, ज्ञानवर्धक, प्रेरक जानकारियां निकलवा लेता है। आपकी अध्ययनशीलता, आपकी अभिरुचि, आपके ज्ञान का विस्तार, वैश्विक स्तर पर अद्यतन अधुनातन जानकारियों से संपन्न होना, ये इंटरव्यू लेने वाले के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रचनाकार की साहित्यिक मान्यताएं, वैचारिक सीमाएं, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार, भाषा शिल्प संबंधी सोच, पठनीयता और दर्शनीयता, व्यवस्था के दायित्व एवं अपेक्षित सुधारों आदि पर भी गहन गंभीर बातचीत कर इंटरव्यू लेने वाला अर्थात साक्षात्कारकर्ता एक प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल कर लेता है। इससे पाठकों, दर्शकों का अत्यधिक उपकार होता है। ये साक्षात्कार समकालीन परिप्रेक्ष्य और परिवेश में परिस्थितियों, बदलते मूल्यों, समकालीन ज्वलंत प्रश्नों, आलोचना,
समीक्षा के प्रतिमानों, राष्ट्र एवं संस्कृति की चिंताओं, देश विदेश के साहित्य एवं कलाओं के परस्पर प्रभावों तथा इन स्थापित हस्तियों के जीवन, व्यक्तित्व आदि से जुड़े तमाम अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खुजवाना, निकलवाना, उत्तरित करने के प्रयास करना, उन्हें बाध्य करना, ये सब सिलसिला इसमें जारी रहता है। आज साक्षात्कार आधुनिक कालीन खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य की एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण, सशक्त और स्वतंत्र विधा बन गई है। इसलिए साक्षात्कार अब पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में प्रकाशित प्रसारित तो होते ही हैं, स्वतंत्र रूप से पुस्तकाकार रूप में भी साक्षात्कार अब प्रकाशित होते हैं। एक ही व्यक्ति के अनेक साक्षात्कार हो सकते हैं और अनेक रचनाकारों के भिन्न भिन्न साक्षात्कार भी हो सकते हैं। जब गद्य संकलन, गद्य संचय, गद्य की विभिन्न विधाएं शीर्षक से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में एक या दो कहानी या प्रथा, एक या दो निबंध, एक या दो संस्करण, एक रेखाचित्र, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र या साक्षात्कार आदि का एक साथ संकलन, यह सब प्रकाशित होने लगा। इस तरह अधिकांश पुस्तकें पाठ्यक्रमों में निर्धारित होने लगी। पाठ्यपुस्तक रूप में प्रकाशित निर्धारित होने वाली ये पुस्तकें अनेक गद्य विधाओं का ज्ञान और एक साथ जानकारी उपलब्ध कराने वाली बन गई। ऐसी अनेक पाठ्यपुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं। गद्य विविधा, गद्य स्वरूप, गद्य की प्रकार, गद्य विधाओं के प्रकार आदि आदि, जिसमें एक किसी का साक्षात्कार है, एक रेखाचित्र है, एक संस्मरण है, एक डायरी का अंश है या अन्य इस प्रकार के। तो फिर उनका संग्रह भी किया जाता है। निबंध भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है। भेंट वार्ताएं जब विदेशी मेहमानों से, अनुवादकों से, सिनेमाई हस्तियों से, खिलाड़ियों से, राजदूतों से, मंत्रियों से, विधायकों से, इन सब से, समाज सुधारकों से, योगियों, संतों से, चिकित्सा अधिकारियों से, योगाचार्यों से, प्रेस प्रशासकों से जब ये लिया जाता है इंटरव्यू, साक्षात्कार, शिक्षकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, नर्तकों आदि से, इन सब से इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो पत्र पत्रिकाओं में ये निरंतर प्रकाशित होते हैं। रेडियो टेलीविजन पर इनका प्रसारण भी होता है। निश्चित ही इस विधा ने अपनी एक अलग महत्वपूर्ण जगह हिंदी जगत में या साहित्य जगत में बनाई तो है। इससे कुछ ऐसे लोग भी जुड़ने लगे हैं जिन्हें लोग जानते नहीं थे, जिनकी ख्याति नहीं थी, लेकिन उनको भी अवसर मिलने लग गया। कुछ पत्र पत्रिकाओं में तो साक्षात्कार एक स्थायी स्तंभ भी बन गया। प्रत्येक अंक में एक या दो साक्षात्कार अवश्य शामिल होंगे, ऐसा एक नियम सा बन गया। ये साक्षात्कार आदि टेप आदि से या कैमरे से रिकॉर्ड किए जाएं। साक्षात्कार देने वाले की भाषा शैली, शब्द चयन, अभिव्यक्ति की मुद्रा, मुख मुद्रा आदि का भी ज्ञान हो। टीवी आदि पर तो वेशभूषा, रंग रूप आदि का भी परिचय मिल जाए। ये सब बातें साक्षात्कार कला से जुड़ी हुई हैं। कुछ साक्षात्कार काल्पनिक भी हो सकते हैं, जैसे मैं स्वप्न में वाल्मीकि से मिला। अब रचनाकार अपनी कल्पनाशीलता के साथ सृजन धर्मिता से अनेक प्रश्न गढ़ता पूछता है और उत्तर भी काल्पनिक ही होते हैं, पर ऐसे साक्षात्कार प्रामाणिक तो नहीं होते, लेकिन रोचक तो बन जाते हैं। एक समय था जब साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा आदि से संबद्ध साक्षात्कार नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। ये साक्षात्कार छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते थे। ये धारावाहिक रूप में भी चलते रहते थे, किंतु अब उस तरह की अभिरुचि और स्वीकृति नहीं दिखाई देती। हिंदी के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित साक्षात्कारकर्ता साहित्यकारों में रणबीर रांगरा, उपेंद्रनाथ अश्क, केशव चंद्र वर्मा, अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी, कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कर्ण सिंह चौहान, रत्ना लाहिड़ी, भारत यायावर, कैलाश कल्पित, डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर लोठार लुत्से जैसे विदेशी हिंदी सेवी एवं समर्पित विद्वानों के साक्षात्कार भी लिए गए और प्रकाशित भी किए गए,
भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार शीर्षक से डॉक्टर रणबीर रांगना ने 50 भारतीय साहित्यकारों के साक्षात्कार लिए और उन्हें पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित भी किया। ऐसी भी पुस्तकें साक्षात्कार में छपी हैं जिससे अनेक साहित्यकार जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है वे तो भिन्न हैं ही, साक्षात्कार लेने वाले विद्वान भी भिन्न भिन्न हैं, फिर उनका संपादन किसी एक अलग विशेषज्ञ विद्वान ने किया है। इस तरह की पुस्तकें भी देखने को मिलती हैं। स्वतंत्र सशक्त विधा बन गई साक्षात्कार, इसमें कोई संशय नहीं। नए पुराने, स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध सभी प्रकार के साहित्यकारों द्वारा साहित्य साक्षात्कार और सभी प्रकार के साहित्यकारों के साक्षात्कार अब प्रकाशित होने लगे। इस तरह भीष्म साहनी, पुष्पा भारती, प्रकाश मनु, कमला प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रभाकर श्रोत्रिय, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, लीलाधर जगूड़ी, त्रिलोचन, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव आदि के द्वारा लिए गए साहित्यिक साक्षात्कार पुस्तकाकार रूप में संकलित हुए। ये सभी साक्षात्कार हिंदी साहित्य और भाषा की विलक्षण धरोहर हैं। कुल मिलाकर हिंदी में साक्षात्कार लेखन का या साक्षात्कार लेने की कला का जो इतिहास है वो सुदीर्घ है, लंबा है, सशक्त है। समय समय पर उभरते या नए साहित्यिक स्थापित या बुजुर्ग स्त्री या पुरुष आदि साहित्यकारों के साक्षात्कार निरंतर लिए जाते रहे हैं और ये सभी क्रमशः पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में प्रकाशित भी होते रहे हैं। आज भी साक्षात्कार लेने और लेखन का पक्ष अत्यंत मजबूत है। हिंदी गद्य की एक सशक्त और प्रभावशाली विधा के रूप में साक्षात्कार ने अब अपनी विशेष पहचान बना ली है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की, एक महत्वपूर्ण अनुशासन और विधा पर हमने आज चर्चा की जिसे हम साक्षात्कार के रूप में जानते हैं। आज इस विषय को यहीं विराम देते हुए नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।